हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। अभी तक हमने जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसके 7 पार्ट जो है वो हमने कवर कर लिए हैं, जैसे हेनरी का नियम, राउल का नियम, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका साम्य वाष्पदाब। देखो, अगर हम साम्य वाष्पदाब की बात करते हैं तो इसके लिए आप पहले कॉन्सेप्ट को समझना। साम्य वाष्पदाब किसे कहते हैं? देखो, वाष्पदाब किसे कहते हैं पहले तो आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि वाष्पदाब जो है ना, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब आप किसी भी पात्र में द्रव लेते हैं तो उस द्रव की सतह पर वायु मतलब जो दाब लगाया जाता है ना, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसे अपने वाष्पदाब बोलते हैं। पर हम अभी बात कर रहे हैं साम्य वाष्पदाब के बारे में। तो इससे अपने कैसे समझेंगे? देखो, मान लो आपने कोई भी इस तरीके से अपने एक पात्र ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पात्र के अंदर अपनों ने क्या भर दिया? द्रव भर दिया। मान लो हमने जल भर दिया। अब आपको पता है कि जो जल है ना वो अपने आप वाष्पित होती है। अगर आप पात्र को खुला छोड़ देते हो तो जैसे मान लो हम बात करते हैं कि मान लो इसमें क्या है, आपका जल भरा हुआ है। अब आप देख रहे हो कि जल को मैंने पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ, मैंने आंशिक रूप से भरा हुआ, ठीक है। अगर आप इस जल की बात करते हो तो आपको पता है कि ये जल जो है ना, आज नहीं तो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। जैसे मान लो हम पोछा मारते हैं या फिर किसी जगह पर थोड़ा सा पानी गिर जाता है, गर्मी के मौसम में खासकर, तो आप देखते हो कि वो पानी जो है ना वो अपने आप ही वाष्पित हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वातावरण जो होता है ना, वातावरण के अंदर जो वाष्प के द्वारा, जो मतलब वायुमंडल के द्वारा द्रव की सतह पर दाब लगता है, और उस दाब लगने के कारण वो क्या हो जाती है? वाष्पित हो जाती है। क्लियर बात? तो अब हम बात करेंगे कि ये जो पात्र है, इस पात्र को आपने निर्वात में रखा है, यानी मैं कहती हूँ कि इसको आपने इस तरीके से मान लो ढक दिया। आपने इसको क्या कर दिया? ढक रखा है। अब आप ढकने के बाद अब आप देखते हो कि जैसे इस पे क्या कहते हैं, इसके यानी द्रव की सतह पर जैसे ही दाब लगेगा, दाब लगने के कारण क्या होगा कि ये जो द्रव है वो आपकी वाष्पित होना शुरू हो जाएंगी, और जो वाष्पित होएंगी वो सारी की सारी आपके ढक्कन के सतह पर एकत्रित हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे अगर अपने बात करते हैं कि ये वाष्पित होंगी और इसकी सतह पर एकत्रित हो जाएंगी, कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जितना हिस्सा खाली है वो पूरी तरीके से वाष्प की बूंदों द्वारा भर नहीं जाता। समझ आ गई बात? देखो, मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने एक पात्र ले लिया और उस पात्र में मैंने जल भर दिया, ठीक है। अब जल भरने के बाद अब मैंने इसको पूरी तरीके से ढक रखा है, यानी अब ये निर्वात में है, इसमें वायु का या फिर किसी भी चीज का कोई कण नहीं है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इस पर, इसके सतह पर जैसे जैसे दाब लगेगा, दाब लगने के कारण आपकी वाष्प की बूंदें बनेंगी। शुरुआत में आपके कुछ ही वाष्प की बूंदें बनती है, फिर वो वाष्प की बूंदें मिलकर भी इसकी सतह पर दाब लगाती है, ठीक है। और जैसे जैसे ये वाष्प की बूंदें जितनी ज़्यादा बनेंगी, दाब भी उतना ज़्यादा लगेगा, यानी जैसे जैसे दाब का मान बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे वाष्प की बूंदें ज़्यादा से ज़्यादा बनती रहेंगी। आई थिंक ये बात क्लियर हुई आपको। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ तक आपका ये पात्र खाली है वहाँ तक तो आपकी वाष्प की बूंदें बन जाएंगी, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो इतना एरिया है, ये जो इतना एरिया है जो आपका पूरी तरीके से खाली है, वो कब तक आपका ये प्रोसेस होता रहेगा? जब तक वो पूरी तरीके से वाष्प की बूंदों से भर नहीं जाता। अब ये इस तरीके से वाष्प की बूंदों से भर चुका है, ठीक है। अब जब तक ये वाष्प की बूंदों से नहीं भरता तब तक तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन जहां आपका द्रव और वाष्प जो है आपको इक्वल दिखने लग जाए, वहां पर ये प्रोसेस आपको रुकी हुई प्रतीत होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि ये प्रोसेस जो है, देखो इतना हिस्सा खाली है, नीचे वाला हिस्सा जल से भरा हुआ है, और जल तब तक वाष्प की बूंद में परिवर्तित होगा जब तक कि इसके सतह पर दाब लगता रहेगा, और जितना हिस्सा खाली है वो भर नहीं जाता। जैसे ये भर जाएगा तब ये साम्य अवस्था में आ जाएगा। आपके 11th के अंदर जो चैप्टर था 7 नंबर चैप्टर साम्य, तो आपने साम्य अवस्था के बारे में डिटेलिंग से पढ़ रखा है कि साम्य अवस्था कहते किसे हैं। फिर भी आप यूँ समझो कि साम्य अवस्था किसे कहेंगे? जब आपका द्रव
ये आपका द्रव में चेंज हो और द्रव आपका वाष्प में चेंज हो। जब दोनों एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं उसी को हम साम्यावस्था बोलते हैं। ठीक है, अपने बोलते नहीं है कि जो ठोस है उसको हम द्रव में चेंज कर सकते हैं गर्म करके, और द्रव को ठंडा करके दोबारा ठोस में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो निशान है वो किसको बताता है? साम्यावस्था को बताता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। अब देखो, जैसे उन्होंने कहा कि जितना आपका हिस्सा खाली था वो वाष्पित हो चुका है, वो पूरी तरीके से वाष्प की बूंदों द्वारा भर चुका है। लेकिन जब ये खाली हिस्सा पूरी तरीके से वाष्पित यानी वाष्प बूंदों द्वारा भर जाएगा, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद ये जो आपकी वाष्प की बूंदें हैं वो दोबारा किस में चेंज हो जाएंगी? द्रव में होगी चेंज। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी कुछ बूंदें द्रव में चेंज होगी तो हिस्सा खाली हो जाएगा, फिर द्रव जो है वो दोबारा वाष्प की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस जो है ना साम्यावस्था में चलती रहेगी। समझ आई बात? अगर ये पात्र आपका कांच का है तो बाहर से देखने पर आपको प्रतीत होगा कि अभिक्रिया रुक चुकी है। साम्यावस्था में अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रही है हम नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पर क्या है, दोनों रिएक्शन एक साथ साथ चल रही है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि द्रव चेंज हो रहा है वाष्प में, वाष्प चेंज हो रहा है द्रव में। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो वाष्प दाब लग रहा है ना, इसी को हम साम्य वाष्प दाब कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ फटाफट से, आप लोग नोट डाउन करते रहना। यदि एक निर्वात पात्र में द्रव को आंशिक रूप से भरा जाता है तो साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब साम्य वाष्प दाब आ जाएगा, क्योंकि साम्यावस्था में अभिक्रिया चल रही है। तो साम्य वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो साम्यावस्था में चल रही है। ठीक है, तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है बच्चा जल्दी से ले ले, फिर हम आगे की टॉपिक की बात करते हैं। एक लाइन और ऐड कर लेना, इसे संतृप्त वाष्प दाब भी कहते हैं। ठीक है, हम साम्य वाष्प दाब भी कह सकते हैं और इसे संतृप्त वाष्प दाब भी कहा जाता है। ठीक है, इसे संतृप्त वाष्प दाब भी कहा जाता है। क्लियर बात? चलो अब देखो, अब जो है ना हमारा जो टॉपिक है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसको ध्यान से समझना। देखो, कोई भी चीज़ है, अगर हम किसी भी चीज़ के क्वथनांक की बात करते हैं, ठीक है, तो क्वथनांक बोलते सभी के माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि उबलना। ठीक है, बट सही मायने में वो उबलता क्यों है? ऐसा उसे क्या मिलता है कि उसका क्वथनांक बिंदु कहलाता है, ये उबलना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ को समझना। देखो, क्वथनांक जो होता है ना, वो एक ऐसा ताप होता है जो वायुमंडलीय ताप के बराबर होती है। ठीक है, जब हम कहें कि किसी के वाष्प दाब का मान उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाती है तो वो क्वथनांक कहलाता है। अब कैसे कहलाता है समझिए इसको। जैसे मान लो द्रव है आपके पास, द्रव के रूप में मैंने ले लिया जल, और आप सभी को पता है कि जो जल का क्वथनांक बिंदु है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, सभी को पता है। अब आपको पता है कि जो जल है ना, जब तक उसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्राप्त नहीं हो जाता ना, तब तक ये अपने अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। यानी जल जो है वो गैस में तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिल जाता। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में ऐसा क्या है कि वो जल आपका गैस में चेंज हो जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जल का जो उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर कर देता है।
यानी इसके अगर आपको मैं सीधी सी डेफिनेशन बताऊं, अगर हम क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक किसे कहते हैं, मैं ये वाला रेस कर देती हूँ, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। चलो हम बात करते हैं क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक किसे कहते हैं, ठीक है, जिसे मैंने बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर वस्तु का ताप वायुमंडलीय या वस्तु का, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 मिनट रुके, वाष्प दाब, जिस पर वस्तु का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी आप यूं समझे कि जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब के। और इसी प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जो आप पात्र के अंदर, जैसे आपने जल जो है वो रख दिया, ठीक है। अब जो जल है, ठीक है, अब जो जल है वो आपने क्या कर दिया, उबालने के लिए रख दिया या फिर आपने उसको गर्म करना शुरू किया। अब उसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब जब तक, ये मान लो वायुमंडलीय दाब को बता रहा है, ठीक है। अब जल का जो वायुमंडलीय दाब होता है, यानी मैं ये बोल सकती हूँ, जल को आपने रखा, जब तक ये वायुमंडलीय दाब तक नहीं पहुंच जाता, यानी जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नहीं गेन कर लेता, तब तक ये अवस्था को परिवर्तित नहीं करेगा। समझ आती बात। यानी क्वथनांक जो होता है वह ताप होता है जो वस्तु के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित कर दे, ठीक है। चलो हम इसका अच्छा से एग्जांपल लेके चलते हैं कि देखो, आपको पता है कि जो हम एक तो हम पकाते हैं नॉर्मल बर्तनों में खाना, ठीक है, और एक हम पकाते हैं प्रेशर कुकर में खाना। आप दोनों में फ़र्क देख सकते हो कि जो आप एक बर्तन में खाना पका रहे हो तो उसमें खाना इतनी जल्दी नहीं पकता और इतने अच्छे से नहीं पकता जितना आपका भोजन प्रेशर कुकर में पकता है। इसका रीज़न क्या है, बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप ये देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो देखो यहाँ पर अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, कि मान लो आपने कोई भी बर्तन ले रखा है, ठीक है, कोई भी बर्तन XYZ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बर्तन में आप क्या कर रहे हो, आप इस बर्तन में खाना पका रहे हो, ठीक है। जब आप इस बर्तन में खाना पकाते हो ना, तो आप देखते हो कि आपने जो भोजन इसमें पकने के लिए दिया है और आपने इसमें जल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस भोजन को पकने के लिए देते हो तो आप देखते हो कि जो आपने इसको ढक नहीं रखा, आप देखते हो कि जो इसके अंदर वाष्प दाब लग रहा है ना, वो वायुमंडलीय दाब में बहुत जल्दी परिवर्तित हो रहा है। यानी जो जल है ना इसके अंदर, वो बहुत जल्दी उबलना शुरू कर देता है। समझ आ रही है मेरी बात। आपने खुले बर्तन में खाना पकाया एक तो, और एक आप देखते हो कि आपने प्रेशर कुकर के अंदर खाना पका रहे हो। आप देखते हो कि जो आपका खुले बर्तन के अंदर आप खाना पकाने दे रहे हो ना, वो पानी बहुत जल्दी वाष्पित होने लग जाता है। क्यों वाष्पित होने लग जाता है, क्योंकि बर्तन जो है ना, बर्तन का खुद का कोई वाष्प दाब नहीं होता। समझ आ रही बात। चलो कंपैरिजन करके बात करते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक तरफ तो आपने खुले बर्तन में खाना पकाने दिया है और एक तरफ आप लेके चलते हो प्रेशर कुकर, और इसको आपने ढक रखा है पूरी तरीके से। आपको पता है प्रेशर कुकर में खाना पका रहे हो तो ढकना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। और आप इस पे खाना पकाने दे रहे हो, ठीक है। आप देखते हो कि जो प्रेशर कुकर होता है ना, इसमें खाना बहुत अच्छे से पक जाता है।
लेकिन खुले बर्तन में इतने अच्छे से नहीं पकता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो प्रेशर कुकर होता है ना, उसका खुद का भी एक प्रेशर होता है। नाम से क्लियर है, प्रेशर कुकर है यानी प्रेशर कुकर का क्या होता है? खुद का भी एक प्रेशर होता है। तो इसके अंदर जो जल है, जो भोजन है, पहले वो क्या करेंगे? पहले वो इस प्रेशर कुकर के प्रेशर को पार करेंगे। क्लियर बात? फिर इसको पार करने के बाद ये पार करेंगे वायुमंडलीय दाब को। समझ आ रही है मेरी बात? फिर ये पार करेंगे वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब को पार करते करते इसके अंदर जो भोजन है ना, पानी, उसको बहुत ही अच्छे से पका लेता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम खुले बर्तन की बात करते हैं, तो खुले बर्तन में क्या होता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का आपने ढक्कन नहीं लगा रखा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आप देखते हो कि यहाँ पर जो आपका वाष्प दाब होता है ना जल का, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर बहुत ही जल्दी हो जाता है। और बहुत ही जल्दी होने के कारण ये आपका पानी बहुत ही जल्दी सूख जाता है या वाष्पित होने लग जाता है। ठीक है, अब ये पानी वाष्पित होने लग जाएगा तो भोजन तो नहीं पकेगा ना अच्छे से, क्योंकि भोजन को तो अंदर से हीट चाहिए, भोजन को तो अंदर से ऊष्मा चाहिए ताकि वो अच्छे से पक जाए। लेकिन प्रेशर कुकर में तो वो चीज़ मिल रही है, लेकिन इस खुले बर्तन में वो चीज़ से नहीं मिल रही। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इस कारण से आपके खुले बर्तन में तो खाना इतने अच्छे से नहीं पकता, लेकिन प्रेशर कुकर में पक जाता है। रीज़न यही है क्योंकि प्रेशर कुकर का पहला खुद का प्रेशर होता है। पहले इसे जो भोजन है, ये जो जल है, पहले उन्हें इस प्रेशर को पार करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो इसके वायुमंडलीय दाब है, फिर उसके बाद वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, तब तक भोजन आसानी से पक जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ गया आपको ये दोनों? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं पहाड़ी इलाकों पे रहने वाले लोग। ठीक है, कुछ लोग आपको पता है पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, और कुछ जो हम जैसे समतल जो है स्थल पे रहते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो अगर हम उनके और हमारे में कंपेयर करके बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो वायुमंडलीय दाब होगा, जो वायुमंडलीय दाब होगा वो सभी के लिए सेम होगा। पहले तो आप ये माइंड में क्लियर कर लो, वायुमंडलीय दाब क्या होगा? सभी के लिए सेम होगा। कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा वो सभी के लिए सेम होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो गैसों की लेयर होती है ना, वो क्या होती है? सफिशिएंट होती है कि अगर इससे ऊपर जाएंगे तो ये गैस खत्म है। समझ आ गई बात? ऐसे ही अगर अपने बात करते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में, तो वो सभी के लिए इक्वल है, चाहे कोई व्यक्ति पहाड़ी इलाके पे रह रहा हो, चाहे कोई व्यक्ति जमीन में यानी अपने स्थल में समतल जमीन में रह रहा हो। समझ आ गई बात? अब इस चीज को समझना कि मान लो कोई व्यक्ति है जो पहाड़ी इलाकों पे क्या कर रहा है? अपना भोजन पका रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? पहाड़ी इलाकों में भोजन पका रहा है, और जो हम जैसे हैं वो यहाँ पे समतल पे अपना भोजन पका रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों के लिए वायुमंडलीय दाब का जो एरिया है वो तो समान रहेगा। अब आपको पता है कि ये जब अपना भोजन पकाने लगेंगे तो इनका जो वाष्प दाब होगा वो वायुमंडलीय दाब में बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन समतल जमीन पे रहने वाले लोगों को जो आपका वाष्प दाब होगा उसके वायुमंडलीय दाब में परिवर्तित होने में ज़्यादा अपने बोल सकते प्रेशर मिल जाएगा। समझ आ गई बात? यही कारण है कि जो पहाड़ी इलाकों पे लोग रहते हैं उनका भोजन इतना अच्छे से नहीं पकता हमारे मुकाबले। समझ आ गई बात? यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि क्वथनांक, यानी सिंपल माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपका। क्वथनांक मतलब क्या होता है? जब आपका वाष्प दाब, यानी आप जो भी पदार्थ ले रहे हो उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। और जब तक किसी का भी क्वथनांक बिंदु से नहीं मिल जाता तब तक उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, खुले बर्तनों में भोजन पकाने से वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर
अपनी इस लाइन को इस तरीके से लिखते हैं, करेक्शन करके थोड़ा सा। खुले बर्तनों में भोजन पकाने से बहुत जल्दी वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिस कारण भोजन अच्छे से नहीं पकता है। ठीक है, परंतु प्रेशर कुकर का दाब उच्च होता है, जिस कारण भोजन अच्छे से पक जाता है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक ये एग्जाम्पल हो गया। एक आपका वो बन जाएगा कि पहाड़ी इलाकों पर वो भोजन जो है वो आसानी से नहीं पकता। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में भोजन अच्छे से नहीं पकता। ठीक है, तो इन सभी का कारण जो है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। अब जो है आपका टॉपिक स्थिर क्वाथी। ठीक है, तो अब आपका टॉपिक क्या है? स्थिर क्वाथी। देखो पहले इस चीज को समझो कि स्थिर क्वाथी क्या चीज है। स्थिर क्वाथी में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने किसी भी विलय की या विलायक की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो विलय आपने ले रखा है, ठीक है, उसका जो वाष्पदाब है वो अलग है। ठीक है, जैसे मान लो जल है, जल का 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल है, अल्कोहल का 78.5 डिग्री सेल्सियस है। तो जो भी आप ले रहे हो सभी का क्या होता है, क्वथनांक का मान जो होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर बात? अब मान लो जल का आपने ले लिया, उसके क्वथनांक का मान 100 डिग्री सेल्सियस है। आपने विलायक के रूप में या विलय के रूप में और कुछ ले लिया तो उसका भी जो टेम्परेचर होता है या जो उसका क्वथनांक होता है वो भी अलग है। लेकिन अगर आपने विलय को और विलायक को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद आप क्या देखते हो कि अब आपके विलय और विलायक के अणु पूरी तरीके से आपस में घुल चुके हैं, दोनों का समांगी मिश्रण बन चुका है। समांगी मिश्रण बनने के बाद अब उनका जो क्वथनांक का मान होगा ना वो क्या होगा, अलग होगा। समझ आ रही है बात? देखो नॉर्मल सी बात है, आप जो विलय ले रहे हो उसके क्वथनांक का मान अलग है, आप जो विलायक ले रहे हो उसके क्वथनांक का मान भी अलग है। लेकिन अब जो आप विलय और विलायक को मिलाकर विलयन तैयार कर रहे हो, यानी जो समांगी मिश्रण तैयार कर रहे हो, अब उसके क्वथनांक का मान भी क्या होगा, अलग होगा विलय विलायक की तुलना में। लेकिन जो विलयन के अणु होंगे ना उन सभी के क्वथनांक का मान आपस में समान होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब उनका समांगी मिश्रण बन चुका है। तो यानी विलयन के अंदर जो आपकी विलय और विलायक है दोनों के संघटक आपस में मिल चुके हैं, दोनों के संगठनों ने क्या कर लिया है, एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लिया है। यानी अब जो उनके प्रत्येक अणुओं का क्वथनांक होगा सभी का क्या होगा, सेम होगा। ऑब्वियस सी बात है, सेम ही होगा क्योंकि वो पूरे एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं और प्रत्येक कण जो है वो एक दूसरे के समान है, तो उनका जो क्वथनांक होगा वो भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इसी को हम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। क्लियर बात? तो मैं आपको जल्दी से डेफिनेशन बता देती हूँ। कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। क्लियर बात? जिसका द्रव तथा वाष्प
अवस्था में संघटक समान होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को अपने क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब जो आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण है इसमें भी हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो जो इसका प्रकार है उसे अपने कहते हैं न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, और जो इसके अंदर दूसरा प्रकार है वो है आपका अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर बात? तो अब हम उसके बाद डिटेलिंग से पढ़ेंगे न्यूनतम और अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। अब देखो, अगर अपने न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी की बात करते हैं तो इसमें क्या चीज है, तो ध्यान से समझना इसको कि जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, एक तो मैंने ले लिया इसके अंदर जल, एक मैंने इसके अंदर ले लिया अल्कोहल, और दोनों का मैंने क्या तैयार कर लिया, विलयन या सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ठीक है, अब आपको पता है कि तीनों के लिए वायुमंडलीय दाब क्या रहेगा, समान रहेगा। इसमें तो किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किए जा सकते। अगर हम जल की बात करते हैं तो जल का जो अपने बोल सकते हैं वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर कब होगा, जब इसे 100 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर मिल जाए। ठीक है, यानी मैं बोल सकती हूँ जल के क्वथनांक का मान क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये बता रहा है आपके वाष्प दाब को। ठीक है, अगर हम बात करें अल्कोहल के बारे में तो अल्कोहल का जो क्वथनांक मान होता है वो होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। ये तो किसका है, जल का, और ये किसका है, अल्कोहल का। ठीक है, मान लो आपने 95% तो क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, और 5% आपने क्या ले लिया, जल ले लिया। अब आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, या फिर इनका सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब आपने देखा कि जब आपने जल को और अल्कोहल को मिक्स कर दिया है तो मिक्स करने के बाद क्या होता है कि ये इसका तो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 78.5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो सॉल्यूशन बना है उसका जो वाष्प दाब का मान है, जो क्वथनांक का मान है वो हो जाएगा आपका 78 डिग्री सेल्सियस। समझना इस चीज को। अब देखो, इसमें आपने देखा कि जो आपके विलय विलायक है, जो आपके विलय विलायक है उनके तो जो क्वथनांक का मान है वो है ज्यादा, लेकिन इनसे जो आपका विलयन तैयार हो रहा है इसके क्वथनांक का मान इनके संघटक अवयवों के क्वथनांकों के मान से भी कम है। समझ आ रही है बात? दोबारा सुन ली इस लाइन को। जिस विलयन में संघटक अवयवों का जो क्वथनांक होता है, मतलब ये बोल सकते हैं जिस विलयन का जो क्वथनांक है वो अपने संघटक अवयवों के क्वथनांकों से भी कम होता है, तो उसे हम न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अपने डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार जल्दी से। ऐसे विलयन जिनका क्वथनांक उनके अवयवी संघटकों के क्वथनांक से भी कम हो,
कम हो न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी कहलाते हैं। क्लियर बात, समझ आ गया होगा। ऐसे विलयन जिनका क्वथनांक उनके संघटक अवयवी क्वथनांकों से भी कम हो तो ऐसे क्वथनांक को अपने क्या बोलते हैं, न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से। फिर हम बात करेंगे अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी के बारे में। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। तो अब हम बात करेंगे अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी के बारे में। देखो आप खुद भी थोड़ा सा अपना माइंड लगाओ, आपको ये क्लियर होने लग जाएगा कि न्यूनतम में तो क्या था, जिसमें आपके अवयवी संघटकों के क्वथनांक का मान जो था वो आपके विलयन के क्वथनांक से ज्यादा था। यानी इसका अपोजिट सीधी सी बात ये है कि जिसमें विलयन का क्वथनांक जो है अपने अवयवी संघटकों के क्वथनांक से कम होता है तो उसे हम न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी कहते हैं। अब अधिकतम में क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब अधिकतम में क्या होगा, जिस विलयन के क्वथनांक का मान अपने अवयवी संघटक जो आपके अवयवी संघटक है उनके क्वथनांकों की तुलना में ज्यादा हो तो उसे अपने क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी। क्लियर बात हो, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ, समझ तो आ रहा होगा आपको, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट कंडीशन है। वहां पर तो अपने विलयन का क्वथनांक क्या था, कम था, और यहाँ पर जो हमारे विलयन का क्वथनांक होगा वो अवयवी संघटक जो है उनके क्वथनांकों से ज्यादा होगा। क्लियर बात। ऐसे विलयन जिनका क्वथनांक अपने अवयवी संघटकों के क्वथनांकों से अधिक हो ऐसे विलयन अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वथी कहलाते हैं। क्लियर बात। तो इसमें भी हम एग्जांपल लेके चलते हैं। एक तो हम ले लेते हैं इसमें, पहले तो यहाँ पे अपन बात करेंगे वायुमंडलीय दाब। तो आपको पता है वायुमंडलीय दाब जो है वो सभी के लिए क्या होता है, इक्वल। एक तो हमने ले लिया इसमें जल, जो जल है उसका तो आपको सभी को पता है क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये बता रहे आपके वाष्प दाब को। क्लियर। अब उसके बाद हम लेते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या ले लेते हैं अपना, एक बार 2 मिनट बताती हूँ आपको। हाँ जी सही है। अब हम क्या ले लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल। अब जो नाइट्रिक अम्ल है यानी HNO3 है, अब इसके क्वथनांक की बात करें तो वो होता है आपका 86 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, यानी जो हम इसका सॉल्यूशन तैयार कर देते हैं, तो सॉल्यूशन तैयार करने के बाद क्या होता है कि इन दोनों से भी जो आपका विलयन है उसके क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, अधिक। यानी अब जो आपके पास विलयन तैयार हो चुका है नाइट्रिक अम्ल और जल का, इन दोनों के क्वथनांक का मान जो होगा वो है 120 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात। अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा विलयन जो कि इन दोनों से तैयार हुआ है,
इनके कंपेयर में अधिक क्वथनांक वाला है, तो इस कारण से हम इसे अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी कहते हैं। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया होगा आपने अब तक स्क्रीनशॉट। तो मेरे हिसाब से आज के सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि आपके डाउट्स जो है मैं आपको क्लियर करवा सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।